आखिर कैसे कोई महिला 3 देशों की सीमाओं को लांघ सकती है? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान का समर्थन है? क्या सीमा हैदर को हिंदुस्तान भेजने के पीछे पाकिस्तान की कोई साजिश है? क्या सीमा के पीछे आईएसआई का हाथ है? क्या पबजी वाले प्यार का जासूसी कनेक्शन है? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के मन में है। हर कोई इन सवालों का जवाब जानने के लिए बेताब है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। सीमा हैदर इन दोनों खबरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अवैध तरीके से भारत में उसकी एंट्री को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसी, जिसके बाद पूरे देश में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। सचिन सीमा हैदर की प्रेम कहानी में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। कोई सीमा को पाकिस्तानी जासूस बता रहा है, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि वो सिर्फ सचिन की खातिर ही पाकिस्तान से भागकर भारत आई है। तो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको सचिन और सीमा हैदर की सच्चाई बताएगा। इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि आखिर सीमा हैदर अवैध रूप से हिंदुस्तान में कैसे रुकी, सीमा हैदर के पास आधा दर्जन मोबाइल क्यों थे। तो हर सवाल का जवाब आपको हमारी इस खास पेशकश में मिलेगा। बने रहिए मेरे यानी पराग गुप्ता के साथ। सचिन सीमा हैदर की लव स्टोरी हर रोज नई नई बातें सामने ला रही है। सीमा हैदर अपने हर बयान में अलग अलग बातें कह रही है, जो भारत की जांच एजेंसियों को खटक रही हैं। सीमा हैदर से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और साथ ही सीमा हैदर का एटीएस ने सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाला है। एटीएस सीमा के साथ उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई। दोनों से एटीएस की टीम किसी सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार के पद पर है। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो सेना में नहीं है, बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जांच कर रही है कि ये कितना सच है। आईबी से इनपुट मिलने के बाद एटीएस एक्शन में आ गई। सीमा हैदर के पासपोर्ट की भी जांच की जा रही है, साथ ही उसके मोबाइल डिटेल्स को दोबारा से चेक किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी सीमा हैदर के आने पर सवाल उठाए थे। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर हिंदुस्तान में कैसे आई सीमा हैदर, तो चलिए आपको ग्राफिक के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, ग्राफिक के जरिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर यह जानकारी है, यह बताने के लिए काफी है, यह आपके समझने के लिए काफी है कि आखिर कराची से शारजाह पहुंचती है सीमा हैदर। उसके बाद देखिए किस तरह सीमा भारत में दाखिल होती है। अलग अलग देश की सीमाओं को लांघकर 2 महीने के बाद ट्रेवल एजेंट से सीमा की मुलाकात होती है भारत आने के लिए। ये पूरी प्लानिंग सीमा की ओर से की गई थी। 12 लाख में सीमा ने अपनी जमीन बेची, इस तरह की जानकारी भी फिलहाल सामने आ रही है। ये पैसा कहां, ये भी सवाल बना हुआ। 6 लाख में भारत आने के टिकट लिया, 6 लाख रुपए यहां पर खर्च हुए। उसके बाद जो है टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची सीमा हैदर, इस तरह की जानकारी भी है कि टूरिस्ट वीजा के जरिए वो नेपाल पहुंची थी। उसके बाद सीमा शारजाह से काठमांडू आई। ये पूरा सफर सीमा का रहा भारत तक आने का। इसके बाद क्या हुआ, सीमा सचिन 7 दिन तक होटल में रुके। जी हां, ये खबर भी सामने आई है कि 7 दिन यानी कि 1 सप्ताह 1 वीक तक सीमा और सचिन एक होटल में रुके। नेपाल के रास्ते भारत में उसने एंट्री ली, यानी नेपाल के रास्ते भारत में आई है सीमा हैदर। बस से दिल्ली, उसके बाद नोएडा सीमा पहुंचती है। तो ये पूरा पाकिस्तान से लेकर और भारत तक का जो सफर सीमा हैदर का रहा है, ये ग्राफिक के जरिए आपको हमने बताने की कोशिश की है। अब सीमा हैदर नोएडा में कई महीने रही। जी हां, ये कई महीने तक नोएडा में रुकी रही, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर के बारे में पता चला तो मानो भूचाल सा आ गया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। तो अब आपको सीमा सचिन की पूरी लव स्टोरी हम बताते हैं कि आखिर कैसे क्या क्या अभी तक हुआ है सीमा और सचिन की इस लव स्टोरी में। देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा सिलसिला शुरू होता है वो 2019 से शुरू होता है। 2019 में एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सचिन से बातचीत सीमा की होती है। उसके बाद देखिए 10 मार्च 2023 वो तारीख है जब नेपाल में सचिन और सीमा की मुलाकात होती है, यानी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बातचीत, नेपाल में मुलाकात। लॉकडाउन के दौरान दोनों पबजी गेम खेलते थे। जब लॉकडाउन तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पबजी गेम खेलते थे या बाकी गेम की तरफ उनका रुख बढ़ गया था। इसी दौरान सीमा और सचिन की बातचीत पबजी के जरिए हो जाती है।
सचिन और सीमा दोनों करीब 7 दिन तक एक साथ रहते हैं नेपाल में। हमने आपको बताया था पहले ही, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी की, इस तरह की खबरें भी सामने, यानी कि दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। सीमा बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर, वहां से नोएडा पहुंची, नेपाल से गोरखपुर पहुंचती है, फिर वहां से नोएडा आती है और सीमा हैदर नोएडा में सचिन मीणा के पास पहुंच जाती है। आखिरकार सीमा उनके बच्चों को किराए पर कमरा दिला दिया जाता है सचिन के जरिए। दोनों ने कानूनी तौर पर साथ आने की बात भी सोची और लेकिन खेल बिगड़ गया। 4 जुलाई को सीमा सचिन को गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनपुट ये एजेंसियों को मिल गए। बिना जानकारी के भारत में घुसने पर केस दर्ज किया गया और सचिन और सीमा का जो पूरा मामला है वो अदालत तक भी पहुंच चुका है। कोर्ट ने दोनों को साथ रहने की भी इजाजत दे दी है। कोर्ट की ओर से दरअसल जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है और तो कोर्ट की ओर से भी दोनों को साथ रहने की इजाजत मिल जाती है। लेकिन कई सारे सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं और जो शक की सुई है या फिर कहें कि जो संदिग्धता नजर आती है वो सीमा हैदर के भारत आने को लेकर नजर आती है। सीमा बार बार बयान बदल रही, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। अब नोएडा में सचिन के घर उनके परिवार के साथ भी सीमा रहती है, यानी कि पहले तो होटल में रह रही थी और अब सचिन के साथ उसके घर पर सीमा हैदर रह रही है। अब लखनऊ से अपने हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। सीमा हैदर को लेकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। सीमा हैदर को लेकर इन दिनों देश में काफी चर्चा है। कुछ लोग उन्हें जासूस बता रहे हैं तो कुछ लोग उनके साथ हमदर्दी भी व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस्लाम से जुड़े लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अगर सीमा हैदर के बारे में बात की जाए तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, प्यार करना, मोहब्बत करना ये गलत नहीं है। प्यार मोहब्बत करना चाहिए और प्यार मोहब्बत से ही सब कुछ है। और मैं मानता हूं कि अगर प्यार के नतीजे में वो सीमा हैदर अगर यहाँ हिंदुस्तान आई है तो स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन अगर जासूस के तौर पर है तो मोदी सरकार स्पष्ट है और अपनी नीतियों से और रीतियों से ज़रूर कड़ी कार्रवाई करेगी। आप किस नज़रिए से देखते हैं सीमा हैदर का प्रकरण? पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम आमिर अहमद है। देखिए, सीमा हैदर यहाँ पर आई है और जिस तरह से उनका जो जांच एजेंसियां हमारी उसकी जांच कर रही है। अगर सीमा हैदर की बात करें तो जहां लोग एक तरफ मोहब्बत के नजरिए से उसे देख रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म के एंगल से भी उस प्रकरण को देखा जा रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं? इस्लाम मजहब किसी पे थोपा नहीं जाता। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मोहब्बत से अगर आपने इस्लाम धर्म को कबूल किया है तो उसे निभाया है। आज अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो सनातन धर्म में आ गई हैं तो ये उनकी मर्जी है। इस्लाम उन पर थोपा नहीं जा सकता। यहाँ पाकिस्तान के जो मौलाना हैं वो उसको मारने की बात कर रहे हैं, फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम धर्म मोहब्बत सिखाता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो रहना चाह रही है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात सरकार की, तो सरकार उस पर जांच कर रही है। अगर वो दोषी पाई जाती है, ऐसा कुछ है, तो वो अपना सरकार का काम है, उससे जो है सजा देगी। इस्लाम से जुड़े लोग जिनका मत है कि सीमा हैदर जरूर पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मोहब्बत की है तो उन्हें हिंदुस्तान में रहने दिया जाए और अगर वो जासूस हैं तो उन्हें कानून के हिसाब से दंड दिया जाए। लखनऊ से अरशद के साथ चंद्रमणि शुक्ला। अब ग्रेटर नोएडा से आपको हमारे सहयोगी रजत की एक खास रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यूपी एटीएस एक बार फिर सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। हम सचिन के घर पर मौजूद हैं। फिलहाल घर का दरवाजा है वो बंद है क्योंकि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। जो यूपी एटीएस ने कल भी सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में आज भी पूछताछ का दौर है वो जारी है। कल तकरीबन 10 घंटे तक सचिन और सीमा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की गई। पूछताछ में अहम खुलासे हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा किसी सेना से ताल्लुकात रख रही है। जिस तरीके से सीमा लगातार अपने बयान बदल रही है, साथ ही मीडिया और तमाम जो पुलिस की बात करें तो उनके जो बयानों पर बदलाव से आते जा रहे हैं, तो ऐसे में सीमा हैदर कहीं ना कहीं खुद के मकड़ जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल एक नहीं सीमा हैदर को लेकर, सवाल कहीं है। आखिर सीमा हैदर कौन है? क्या वाकई सचिन और सीमा हैदर का प्यार सच्चा है या सीमा हैदर कोई जासूस है? लगातार यूपी
एटीएफ है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही साबित होगा कि आखिर सीमा हैदर का भारत आने का कारण क्या है। कल काफी लंबे समय तक पूछताछ हुई है, कल सिम कार्ड बरामद हुए, साथ ही जो पुलिस को कैसेट मिली थी उसकी भी जांच की जा रही है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे सहयोगी रजत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। रजत, आपके पास मैं आ रहा हूं और अभी इनपुट क्या मिल रहा है आपके पास? आपको क्या इनपुट पुलिस से मिला है? कहां पर पूछताछ चल रही है? हालांकि ये अभी सीक्रेट है, लेकिन फिर भी क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, सुबह एटीएस की टीम है वो रघुपुरा पहुंची, तो उसके बाद सचिन और सीमा और साथ ही सीमा के 2 बड़े बेटों को पूछताछ के लिए सेक्टर 58 क्षेत्र पड़ता है, वहां पर गुप्त जगह पर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये निकल पाया कि आखिर सीमा के पास जो मोबाइल बरामद हुए थे और एक जो किस्त पर मोबाइल लिया था वो उस मोबाइल की कहाँ जान, तो साथ ही जो पाकिस्तान का एक मोबाइल था उसको तोड़ा भी है सीमा ने, और जिसके बाद जो व्हाट्सएप पे कुछ चैट थी जो कि सचिन को किया गया था। रजत, आपको रोक रहा हूं मैं यहाँ पर। दिल्ली में इस वक्त एनडीए की बैठक चल रही है, सीधा आपको लेकर चलते हैं और इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की इस बैठक में नेताओं के पहुंचने की ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। इससे पहले आपने देखा विपक्षी दलों की भी बैठक हुई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए की एक बड़ी बैठक आज हो रही है और इस बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। पीएम मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अभी प्रधानमंत्री इस बैठक में पहुंचे और उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें एनडीए के जो एनडीए में शामिल जो दल हैं उनके नेता हैं वो इस बैठक में पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, यानी अब ये बैठक शुरू होने वाली है। चलिए एक बार फिर से हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं, अपने मुद्दे पर लौटते हैं। रजत, आप अपनी जानकारी को पूरा बताइए। भी जारी है, कल 8 घंटे बाद की उसके बाद सुबह से ही सीमा और सचिन से पूछताछ की जा रही है। आखिर सीमा का पाकिस्तान आने का मकसद क्या है? जिस तरीके से सीमा लगातार बयानों को बदल रही है, पहले जब हमने शुरुआती दौर में पूछा था क्या सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में है या नहीं, उस दौरान सीमा ने मना किया कि मेरा भाई ट्रेनिंग कर रहा है। अब जब कल एटीएस ने पूछताछ की है तो तमाम तथ्य निकल गए हैं। सीमा के चाचा हैं वो सूबेदार हैं और साथ ही सीमा का जो भाई है वो आर्मी में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीमा खुद ही जो बनाए हुए मकर जाल में फंसी हुई जा रही है। एक नहीं कई सवालों के घेरे में सीमा जो हैदर है वो फंस चुकी है। कहें तो जो तमाम तरीके के सिम कार्ड मिलना, फर्जी आधार कार्ड मिलना, और साथ ही सीमा ने प्रयास किया था कि जो पाकिस्तान का आधार कार्ड है उसको लेकर जो यहाँ के आधार कार्ड को बनवाने का भी प्रयास किया था, जिसमें जब वकील से बात की तो पूरा मामले का खुलासा हुआ है। एटीएस की टीम के साथ साथ जो एटीएस एसएसपी हैं वो भी मौजूद है, सचिन से पूछताछ कर, सचिन के पिताजी से पूछताछ कर रहे हैं। आखिर सचिन और सीमा के प्यार में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई प्यार है और पूरा ये षड्यंत्र है? जिस तरीके से सचिन का भी कहना है कि सीमा ही लगातार मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करती थी, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती थी और सीमा ही मिलने के लिए मुझे बुलाती थी, तो ऐसे में लगातार शक जो सुई है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। प्रयास किया जा रहा है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, तमाम दस्तावेज मिले हैं, उनकी जांच किया जी। आखिर इन कारणों का सीमा ने यह भी बताया था कि जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थी सीमा ने बेची थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी सीमा जिस प्रॉपर्टी को बेचने की बात कह रही है उस प्रॉपर्टी का नाम और निशान सीमा के नाम कुछ भी नहीं है। आखिर वो प्रॉपर्टी किसकी थी? जो 16-17 लाख पैसे की बात रहे थे वो पैसे कहां से आए हैं? तमाम जो खुलासे हैं वो अब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में सीमा हैदर है वो अब गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है रजत, आप बने रहिए। लक्ष्मी नारायण जी सर आपके पास में आ रहा हूं, कैसे इस पूरे केस को आप देख रहे हैं? देखिए वर्तमान में जो स्थितियां सामने उभर करके आ रही हैं उससे कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं अभी, और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी
पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है जी। और इसके पास बहुत से सिम प्राप्त होना, इवन 3 पासपोर्ट भी मिल जाना, और जिस स्मार्टली इसने सब अपना ट्रेवल मैनेज किया है जी, वो एक सामान्य अनपढ़ी लड़की नहीं कर सकती। तो शी मस्ट बी एक ट्रेंड गर्ल है जी। अब इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और जो भारत का सिंपल रूल है कि यदि कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो इसको डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद यदि वह किसी चीज के लिए अप्लाई करती है या कोई बात होती है तो उसको अंडर हमारे जो भी रूल्स हैं सिटीजनशिप एक्ट के उसके ही अंतर्गत इसको विचार और देखा जाना चाहिए। अभी तक फिलहाल वो एक मुस्लिम गर्ल है, पाकिस्तान की महिला है, जिसके पास बहुत से संदिग्ध चीजें और बहुत सी संदिग्ध सर्कमस्टांसेस सामने आ रही हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कॉशियसली इसको डील करने की जरूरत है, और इस बात की प्रबल संभावना है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रबल संभावना है कि ये कोई पाकिस्तान का ऑपरेशन है। तो अब इस संबंध में सबको बहुत ही केयरफुली बात करनी चाहिए। इसको अलग रहने का या छोड़ देने का इस समय कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट वॉच में रखने की इसको जरूरत है। और सचिन का भी वॉच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसका भी ब्रेन वॉश किया जा चुका हो अब तक। ये भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ सीमा पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमें सचिन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और इन दोनों के पॉलीग्राफिक टेस्ट होने चाहिए ताकि चीजें सच्चाई सामने आ सके, और तब अकॉर्डिंगली भारत सरकार इसमें एक्शन ले। क्योंकि सर खबर ये भी है ना कि सचिन नेपाल भी गया था और वहां पर दोनों साथ में रहे भी थे लगभग 7 दिन। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सचिन भी बहुत इस समय हमारे मतलब बहुत ही हम जेन्युइन उसको नहीं मान पा रहे हैं जी। तो इसलिए सचिन पर भी हमें कंसंट्रेट करना है, उस पर भी बात करने की जरूरत है, और उसका भी सारा संभालने की जरूरत है। नेपाल में कैसे चला गया, कहाँ मिला, कहाँ रुका, किसके संपर्क में आया, और इस सबके मोबाइल फोन इंडिया में कहाँ कहाँ बात हुई है, इन सबका भी पर एक रिपोर्ट बना करके और तब उसकी स्टडी करने की जरूरत है। सर एक चीज और, चूंकि आपने कहा कि ये ट्रेन महिला हो सकती है, चूंकि जिस तरीके से ये सीमा पार करके भारत में आई है, कोई सिंपल या साधारण महिला शायद ये ना कर पाए, क्योंकि जब भी हम कोई सीमा पार करते हैं तो वहां पर न सिर्फ एक देश की सीमा की सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल होता है, बल्कि 2 देशों की सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है। और ये सीमा ने कोई एक सीमा पार नहीं की है, सीमा ने अलग अलग देशों में जाकर नेपाल के जरिए फिर वो भारत आई है। तो ये तो एक सवाल और संदिग्धता लगती ही है, लेकिन एक चीज और है, लोग इसको प्यार के नजरिए से भी देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? अब प्यार, देखिए प्यार में इतना बड़ा कोई ये लैला फरहाद की कोई कहानी नहीं बन रही है यहाँ पे। ये एक्चुअली जिस तरीके से ये यहाँ आई है और जिस तरीके से सारा ये सब ड्रामाबाजी हुई है, इसमें प्यार का कहीं मुझे कोई फुट दिखाई देता है नहीं। फिलहाल 4 बच्चों की माँ है, कहां से प्यार है, ये सब कहने की बातें हैं। ये इस अपीयर्स टू बी एन ऑपरेशन। एक चीज और सर, क्या आपको संदिग्ध लगती है कि सचिन ये कह रहा है कि मैं जो सीमा के बच्चे हैं उनको अपनाने के लिए तैयार हूं, और आपने कहा कि 4 बच्चों की मां है, प्यार की जो कहानी है वो झूठी भी हो सकती है, और जो तमाम सारी बातें या फिर सीमा का बार बार बयान बदलना, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, मोबाइल से कुछ वीडियोस भी मिले हैं और भी चीजें, क्योंकि पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन अब ये खबर है कि वो बाकायदा पाकिस्तानी सेना में है, उसके चाचा भी सेना में हैं। तो ये चीजें कि आपस में मेल खाती हैं और ये बताती हैं कि कुछ ना कुछ संदिग्ध जरूर है। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही बात कही रहा हूँ कि इसमें इस समय न तो सचिन पे हम विश्वास कर सकते हैं और न ही सीमा पर विश्वास कर सकते हैं। और जिस तरीके से सीमा ने जो है अपना पूरा ट्रेवल प्लान किया और उससे मैनेज भी किया और वो सफल भी रही इस मैनेजमेंट में, तो ये सामान्य किसी स्त्री का काम नहीं है, ये बिल्कुल ट्रेंड है और पूरी तरह से फाइनेंस्ड भी है। ठीक है रजत, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी आप जब लगातार ऑफिसर्स से बातचीत कर रहे हैं पुलिस के, वो अभी क्या कह रहे हैं? क्या खुलकर कुछ बता रहे हैं या फिर अभी जांच के दायरे में सारी चीजें हैं? और जो डॉक्यूमेंट सीमा के पास से मिले हैं उनके आधार पर क्या बता पा रहे हैं पुलिस के अधिकारी, या फिर क्या इनपुट आपको मिल रहे हैं? जो मोबाइल का डेटा है वो क्या कुछ बता रहा है? सीमा के परिवार का जो बैकग्राउंड है वो क्या कुछ और कह रहा है? रजत देखिए बिल्कुल, जब सीमा की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी हुई थी 4 जुलाई को, उसी दौरान पुलिस को 4 मोबाइल मिले थे। हालांकि उन मोबाइलों का जिक्र है पुलिस ने नहीं किया है। अब एटीएस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस का मानना है कि सीमा जिस तरीके से, जिस चालाकी से भारत में घुसी है, तो निश्चित तौर पर खुद को 5वीं फेल बता रही हो। तो ऐसे में जिस तरीके से मीडिया के सामने बातचीत करना, हर सवाल का जवाब देना और साथ ही सचिन को ना बोलने देना, इसमें महत्व होता है। आपने अभी तक जितनी भी मीडिया पर खबरें या सोशल मीडिया पर खबरें हमने सुनी होगी, सचिन कुछ भी नहीं बोल रहा है, सचिन सिर्फ चुप्पी है। सचिन को लग रहा है कि ऐसा भी साबित हो रहा है सचिन किसी दबाव में है। सचिन कुछ भी 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। जो भी बयान दे रही है वो सीमाएं दे रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जांच का विषय है। जिस तरीके सीमा एक ट्रेंड महिला है और साथ ही जो बयानबाजी कर रही है, पहले कुछ और बोलना, पुलिस के सामने कुछ और बयान देना। अब एटीएस का भी मानना है कि हर दिन जब भी सवाल सीमा पर किया जाता है तो उस सवालों के घेरे में सीमा आ जाती है। सीमा ने पहले बोला था कि हमारा भाई आर्मी में नहीं है। जब एटीएस ने पूछताछ की, आरबी ने जानकारी निकाली, तो उसमें निकल कर आया है कि सीमा के फैमिली में एक नहीं कम से 3 से 4 लोग आर्मी में है, जो पाक सेना है उसमें तैनाती है। निश्चित तौर पे अब साफ हो रहा है कि सीमा का कारण कुछ गलत है, प्यार नहीं है। जिस तरीके से 4 बच्चों का दिखावा करके भारत से, पाकिस्तान से भारत आना, तो ऐसे में साफ हो रहा है कि सीमा आखिर कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर 4 बच्चों के साथ भारत आ चुकी है और तकरीबन 2 से 2.5 मिनट चोरी छुपे ग्रेटर नोएडा में रही। और जब सीमा नेपाल से भारत आई तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी था साथ में, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है इस टाइम पर। जिस तरीके से आईबी की रिपोर्ट आई है, आईबी का मानना है कि सीमा अकेली नहीं थी, सीमा के कुछ और भी लोग साथ में थे जब नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया था। तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से सीमा लगातार खुद को हिंदू धर्म में अपनाना और साथ ही भारत की संस्कृति को अच्छे से जानकारी होना, और जब हमने पूछा अपने इस्लाम धर्म के बारे में तो सीमा को इस्लाम धर्म के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। कलमा एक शब्द होता है कुछ हिंदू मुस्लिम धर्म में, उसकी भी जानकारी नहीं है। साथ ही हमने जब पूछा कि आखिर क्या आपको पता है कि दिन में नमाज कितने बार अदा की जाती है, तो सीमा ने बिल्कुल कोई भी जवाब नहीं दिया। साथ ही जो सवालों की छिपती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जांच का विषय है और लगातार एटीएस या स्थानीय पुलिस है तो पूछताछ कर रही है। और साथ ही जो सचिन के पिताजी नेपाल, अब उनकी बात की जाए तो वो पहले मीडिया सबको धमका भी रहे थे, अब उनका भी जांच का दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या सचिन को कोई कहे तो पैसे का लालच तो नहीं दिया गया है जिस तरीके से नेपाल जाना, क्योंकि सचिन का फैमिली बैकग्राउंड की बात से कुछ खास नहीं है। मात्र 3 से 4 हजार रुपए की एक परचून की दुकान पर जो नौकरी करना, तो ऐसे में बार बार नेपाल जाना और भी वहां पर 6 से 7 दिन तक रहना, वीआईपी खर्चे करना, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। और दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़ा होता है, जिस प्रॉपर्टी की सीमा बात कर रही है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है पाकिस्तान में, अगर बेचा है तो उसके नाम कहाँ है? खुलासा ये भी हो रहा है कि प्रॉपर्टी जिसका जिक्र हो रहा है वो सीमा के नाम ही नहीं है। तो आखिर पैसा इतना मोटा कहां से आया है? तो इन पहलुओं पर एटीएस से लगातार जांच कर रही है। लगभग कल 8 घंटे जांच की थी, आज भी जांच का दायरा वो लगातार जारी है। सीमा के 2 बच्चे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाए। पूछताछ के बाद क्या सामने आएगा वो अब समय बताया जाएगा। हालांकि तमाम हिंदू संगठन के लोग भी हैं, वो भी नाराज हैं सीमा हैदर से, क्योंकि खुद को ठकुराइन बोल रहे हैं। तो सीमा की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें सीमा का कहना है कि मैं हैदर नहीं हूं, मैं ठकुराइन बन चुकी हूं। तो आखिर ऐसे हिंदू बिल्कुल रजत, सवाल तमाम सारे हैं। और लक्ष्मी नारायण, चूंकि एक साधारण महिला के पास 4-4 मोबाइल होना ये भी अपने आप में संदिग्ध लगता है। बच्चों के साथ इतनी सीमाओं को लांघते हुए सीमा भारत पहुंच गई, ये भी अपने आप में संदिग्ध है। और जो रजत बता रहे हैं कि नेपाल में रुकना सचिन का ज्यादा उसका कोई आर्थिक तौर पर मजबूती बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में नहीं है, तो सारी चीजें सवालों के घेरे में है। लेकिन सर एक चीज और है कि सीमा पार आना, भारत के अंदर दाखिल होना सीमा हैदर का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल क्या सिक्योरिटी को लेकर नहीं है? देखिए, ये एक विषय बहुत दिनों से चल रहा है कि जो नेपाल बॉर्डर है हमारा, वो बड़ा पोरस बॉर्डर है जी, और उसमें जहां पर हमारी आउटपोस्ट हैं, यह आवश्यक नहीं कि वहां से ही आदमी आवे जी। और अगर वहां से आता है तब तो आदमी, एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर कई मार्केट भी लगती हैं हमारे बॉर्डर पे, और उन बाजारों के दिन सब फ्री कर दिया जाता है। वहां सब आराम से लोग आते हैं और आराम से लोग चले जाते हैं। तो उसमें इतना इन्फ्लक्स होता है कि ये सामान्य रूप से चेकिंग संभव नहीं है। और इसके अलावा भी जो हमारे आउटपोस्ट नहीं है जिन जगहों से, वहां से भी नेपाली क्रॉस करते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। इस पे
कई वर्षों से चर्चा चल रही है कि इस पे कुछ प्लग इन किया जाए, कुछ चीजों को किया जाए, क्योंकि जो भी हमारे इन्फिल्ट्रेटर्स हो रहे हैं, नेपाल एक अच्छा जरिया इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए बना हुआ रहा है, शुरू से है। तो वो इसीलिए आप देखेंगे कि जो वहां पे नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर में इस तरफ या उस तरफ दोनों साइड में, इधर जो आपका जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो काफी बदला है, चेंज हुआ है, और नेपाल साइड में तो काफी बदला है। आज से मात्र 30 वर्ष पहले वहां पर शायद ही कोई आपको मस्जिद देखने को मिलती, लेकिन अब आपको हर 18-20 कदम पर एक मस्जिद के दर्शन हो जाएंगे। तो वहां का डेमोग्राफिक स्थिति काफी बदली है नेपाल के बॉर्डर की। तो ये इसी सब चीजों की वजह से है, क्योंकि हमारा जो नेपाल बॉर्डर है वो बड़ा पोरस है और टोटली इनसिक्योर है इस समय। तो ये तो बात ठीक है, क्योंकि ये तो एक दिक्कत की बात है हमारे देश के लिए, और इसको प्लग इन करने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं एक बड़ी खबर सर इसी मामले से जुड़ी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें वो बड़ी खबर क्या है। सीमा हैदर मामले से जुड़ी हुई एक पूरी खबर है, इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सीमा हैदर मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूछताछ के दौरान सीमा लगातार रोती रही। 8 घंटों की पूछताछ में एटीएस से ये जानकारी मिली है। कई सवालों पर जब सीमा से जवाब मांगा गया तो वो रोती रही। सीमा हैदर मामले में ये खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है। कई सवालों पर एटीएस को गुमराह भी सीमा हैदर करती रही है। बहुत जल्दी से लक्ष्मी नारायण जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर सब मैं चाहूंगा आपका। नहीं बस ठीक है, इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका और सचिन दोनों का होना चाहिए, और उसके बाद ही जो है किसी निर्णय पर वर्तमान नियमों के अनुसार भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण जी आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रजत आपका बहुत शुक्रिया तमाम इनपुट हमारे दर्शकों तक हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।